क्रिएटिव पॉइंट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आप लोग को एग्जाम में कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा, वैसे ही क्वेश्चन केडी क्रिएटिव पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। अक्सर आप लोग को साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसका जवाब ए हो या बी हो। इस तरह के सवाल में आप लोग काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं और अपना जवाब गलत कर बैठते हैं। लेकिन मेरे चैनल वीडियो को देखने के बाद आपको किसी एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सवाल की ओर चलते हैं। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार, आइसोब्रांट, आइसोहाइप्स, आइसोगोलेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आइसोगोलेन। डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे आइसोहाइड के बारे में पूछा जाए तो आइसोहाइड जो होता है वो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे आइसोहाइड कहा जाता है। चलिए इसी से संबंधित मैं अगला सवाल आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। समान मेघाच्छादित दंडता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट, आइसोनेप, आइसोहेलाइन या आइसोनेप। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आइसोनेप, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि आइसोहेलाइन किसे कहा जाता है? मानचित्र पर वो रेखा जो महासागरों के स्थानों को मिलाती है उसे आइसोहेलाइन कहा जाता है। इस तरह का अक्सर क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी पेपर में देखने के लिए मिलता होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। भखरा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड। आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है और इससे के बाद मैं जो बताऊंगा वो भी आपको सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा। चलिए मैं इसका जवाब बता दूं कि इसका जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं ये बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका अणुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैं अणुसूत्र लिख देता हूं, आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। देखिए इसका अणुसूत्र जो होगा CaOH2 होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अक्सर होता है एग्जाम में पूछा जाता है, अणुसूत्र भी पूछ लिया जाता है। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है जो मिलता जुलता आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसका जवाब कुछ अलग होगा। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सी में दिया गया है और इसका जवाब सी होगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का अगर अणुसूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा CaO होगा इसका अणुसूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड यह एक रासायनिक यौगिक है और इसका दूसरा नाम तो आप जान ही रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? जनित्र, गैल्वानोमीटर या ट्रांसफार्मर या एमीमीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रांसफार्मर, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं ट्रांसफार्मर का SI मात्रक बता दूं आपको कि इसका SI मात्रक वेबर होगा। अगर CGS
मात्रक पूछा जाए ट्रांसफार्मर का तो वो होगा मैक्सवेल। तो आप लोग ध्यानपूर्वक अपना जवाब दीजिएगा कि एसआई मात्रक पूछ रहा है तो वेबर, अगर सीजीएस में एसआई मात्रक पूछा जा रहा है तो वो होगा मैक्सवेल। और मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसफार्मर का आविष्कार आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन में इसका आविष्कार किसने किया, ओटो ब्लाथी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी से संबंधित, इस क्वेश्चन से ही संबंधित देखने के लिए मिलेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत किस पर आधारित होती है? देखें ना, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नाइक्रोम पे, ज्योति फ्लक्स पे, माइक्रोफोन पे या वोल्ट मीटर पे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माइक्रोफोन, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था और कब किया गया था, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। माइक्रोफोन का आविष्कार जो किया था एमिली बर्नियर ने किया था और वो 1876 ईस्वी में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को आप खुद से हल कर सकें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको अगर मेरे सवाल में होता है या किसी प्रकार का कोई सवाल कोई भी एग्ज़ाम में होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, सारा आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या कहलाती है? एस्टे, रेडियन, केल्विन, न्यूटन या रेडियन? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यूटन। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं आपको कुछ न्यूटन से संबंधित जानकारी बता दूं। भार और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। का अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य एक अदिश राशि है। चलिए मैं आगे सवाल की ओर चलता हूँ। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो इससे संबंधित क्वेश्चन से संबंधित जो बता रहा हूँ आपको, आप उसको कॉपी में लिख ले। हो सकता है कि आपको पूछा जाए एग्जाम में जूल का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होती है? डाइन, तोरन, सेकेंड, वर्ग सेंटीमीटर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डाइन। इसका ए क्वेश्चन जवाब आ रहा है। डाइन देख लें, इसका जवाब सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होती है वो डाइन होती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको अपने फ्रेंड को मदद कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, और अगर उसको भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो वो भी इस सवाल को हल कर सकें। आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस सवाल की ओर चलते हैं। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ किस तरह कार्य करती है? धनावेशित के रूप में, ऋण आवेशित के रूप में, कैथोड के रूप में या एनोड के रूप में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनोड के रूप में, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एनोड एक ऐसा टर्मिनल होता है जहां की कन्वेंशनल करंट डिवाइस के भीतर फ्लो करता है। इसमें जो करंट फॉलो करता है वो भीतर की ओर फॉलो करता है एनोड के रूप में। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी से संबंधित है और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, शुष्क सेल जो जस्ते के बर्तन में कार्य करती है वो क्या कहलाती है और किस रूप में होती है?
एनोड के रूप में, केनाल के रूप में, ऋणावेशित के रूप में या कैथोड के रूप में? मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैथोड के रूप में। आपको मैं बताया था ना, उसमें जो करंट एनोड के में जो करंट फॉलो करती है वो भीतर की ओर फॉलो करती है। और मैं कैथोड के बारे में बता दूं, कैथोड एक ऐसा टर्मिनल होता है जहां की कन्वेंशनल करंट फ्लो जो होती है वो अंदर की ओर होती है, यानी बाहर की ओर होती है, बाहर होती है। इस डिवाइस में जो करंट फॉलो करती है वो बाहर की ओर करती है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा डिवाइस है जिसका करंट जो फॉलो होता है वो बाहर की ओर होता है, वो कैथोड के रूप में होता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको जो भी देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में देखने के लिए वीडियो मिलेगा, सारा आपको इसी टाइप का मिलेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोग में शेयर करें और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उसको इस वीडियो का लाभ मिल सके और वो अपना एग्ज़ाम बेहतरीन ढंग से दे पाए। क्योंकि क्या होता है, जो आजकल एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, और एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से कई हज़ारों स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं बन पाता है। और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आप पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छी तरह से पढ़ें। अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस? मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि अगर इसका आपसे पूछा जाए कि इसका केल्विन में कितना होगा, तो केल्विन में अगर आपसे पूछ लिया जाए श्वेत फास्फोरस की केल्विन में इसका तापमान कितना होगा, 473 केल्विन होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसी से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 60 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस या 230 डिग्री सेल्सियस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 230 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत सारी संभावना है और इसको आप भी लगा सकते हैं, ये आपके अगले एग्ज़ाम में आ सकता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, CnH3? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा CnH2n, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं, एल्कीन जो है यह एक समान अनुसूत्र है। अनुसूत्र इसका मैं बता दूं, एल्कीन का CH4 होगा। आप इसे लिख लें। किसी किसी एग्ज़ाम में आपका अनुसूत्र भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं अनुसूत्र भी बता रहा हूं, आप इसे लिख लें। जिस प्रकार से मैं आपको अपने पढ़ाने में 100% दे रहा हूं, आप भी अपना 100% दे सकते हैं इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, C3H6, CnH2n+2, CnH2n-2। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा, जिस पे -2 लिखा हुआ, CnH2n-2, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देख रहे हैं ना किस प्रकार से उसमें क्या पूछा गया था, उसका जवाब जो आया था 13 नंबर का CnH2n आया था। इसमें क्या जवाब आया? CnH2n-2। देख रहे हैं, इसी तरह के सवालों में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और समझ में नहीं आता कि इसका जवाब क्या हो।
ये होता है आपको क्यों कि आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बीच में गैप लेने से आप लोग को ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपका सारा हल कर दूंगा। जो भी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन होगा सारा मैं हल करके दूंगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलता हूँ। लोहे में जंग लगने से क्या बनता है? फेरिक कार्बोनेट, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट। इसका आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब क्या होता है चलिए मैं आपको बता दूं। इसका जवाब होगा फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और मैं बता दूं कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। ये भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोहे का लगने से, जंग लगने से उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। और जब लोहा ऑक्सीजन तथा पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है तो इसमें से बनता हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। हाइड्रो ऑक्साइड के सूखने के बाद जो बनता है वो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बन जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा जो अगला सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस वैज्ञानिक ने 3 तत्वों को त्रिक बनाया था? मेंडलीफ ने, जॉन डाल्टन ने, मोजले ने या डाबे राइनर ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डाबे राइनर ने, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको इसी क्वेश्चन से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए उसमें त्रियतक पूछा गया था, इसमें पूछा जा रहा है अष्टक के बारे में। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डाबे राइनर ने, मेंडलीफ ने, लोथर मेयर ने या न्यूलैंड ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, न्यूलैंड ने किया था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम तक कौन सा नियम लागू होता है तो वो अष्टक का नियम। उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से मैं आपको कन्फ्यूजन का क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चलिए सवाल कोई और चलते हैं। अगला सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा चांदी से ही संबंधित लगातार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन से बता रहा हूँ आप उसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चांदी का गलनांक कितना होता है? 660.73 सेल्सियस, 760.73 सेल्सियस, 860.73 सेल्सियस या 960.73 सेल्सियस? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 960.73 सेल्सियस होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चांदी से जितने भी सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आपको कुछ न कुछ फ़र्क दिखेगा और आप लोग को सिमिलर टाइप का देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए चांदी से ही संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। मैं आपको बता दूं कि भले ही क्वेश्चन की संख्या इसमें कम है लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा बन रहा है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। चांदी का क्वथनांक कितना होता है? 1772.8 सेल्सियस, 1872.7 सेल्सियस, 1927.8 सेल्सियस या 2162 सेल्सियस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, 2162 सेल्सियस होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं।
चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.08 सेल्सियस, 10.41 सेल्सियस, 10.44 सेल्सियस या 10.47 सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10.08 सेल्सियस। ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप लोग देखते होंगे कि चांदी की जो भी आभूषण बनती है या चांदी का जो भी बनाया जाता है उस पर काली परत बन जाती है। काली परत बनने का कारण है कि उस पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो प्रक्रिया करती है, इसलिए चांदी काली हो जाती है। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।